जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक हॉर्नबिल की पोयम फादर टू सन पढ़ेंगे। पोयम को पढ़ने से पहले हम इसकी थीम को समझ लेते हैं, जिससे हमको ये इमोशनल और बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम को समझना आसान हो जाए। पोयम फादर टू सन इज़ एन इमोशनल पोयम अबाउट अ फादर who does not share a warm relationship with his son। क्योंकि यहाँ पर फादर और सन की बात हो रही है, यानी पिता और पुत्र की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये पोयम इमोशनल है, जिसमें कि एक फादर यानी एक पिता जो कि अपने बेटे के साथ उसके रिलेशनशिप जो बिटर है, यानी उनमें कड़वाहट है, उनमें जनरेशन गैप है, उनमें पिता पुत्र जैसा प्यार नहीं है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। His son now becomes a grown-up man and busy in his own world। एक्चुअल में फादर को इस जनरेशन गैप का तब पता चलता है जब उसका पुत्र बड़ा हो जाता है, यानी वो एक बच्चे से एक वयस्क में चेंज हो जाता है, एक चाइल्ड से मैन बन जाता है और अपनी दुनिया में वो बिजी हो जाता है। द फादर नाउ रियलाइजेज द गैप बिटवीन दैम एंड फील्स बैड। तब पिता को पता चलता है कि उन दोनों में तो एक गैप आ गया है, फादर और सन जैसा रिलेशनशिप नहीं रहा, और उनको बहुत बुरा लगता है। किसको? फादर को। दे डू नॉट नो मच अबाउट ईच अदर, क्योंकि ना तो फादर अपने बेटे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत कुछ जानने का मतलब कि बेटे की चॉइस क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या है, उसको कब अच्छा लगता है, कब बुरा लगता है, और ना ही जो सन है उसको अपने पिता के बारे में कोई जानकारी है। पिता के बारे में कोई जानकारी से मतलब पिता की क्या हॉबीज़ हैं, पिता को क्या पसंद है, पिता उससे कितना प्यार करते हैं, ये सब उसको नहीं मालूम है। एंड नाउ अबाउट द पोएट ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड इमोशनल पोएम। सो द पोएट इज़ एलिज़ाबेथ जेनिंग्स। एलिज़ाबेथ जेनिंग्स इज़ नोन फॉर हर पर्सनल पोएम्स। वो अपनी पर्सनल पोएम यानी जो ह्यूमन रिलेशंस पर बेस्ड पोएम होती हैं उनके लिए जानी जाती हैं, जिनमें कि लव यानी प्रेम के बारे में, लॉस यानी कुछ पारिवारिक संबंधों के नुकसान के बारे में, फेथ यानी विश्वास और ह्यूमन कनेक्शंस के बारे में वो पोएम लिखती हैं, और उन्हीं पोएम्स के लिए उन्हें जाना जाता है। राइम स्कीम ऑफ द पोएम फादर टू सन। देयर इज़ नो रेगुलर राइम स्कीम इन द पोएम। पोएम में रेगुलर राइम स्कीम नहीं है। जैसे जैसे हम पोएम के स्टैंजास को पढ़ेंगे तो मैं आपको पोएम की उस स्टैंजा की राइम स्कीम के बारे में बताती चलूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल एंड इमोशनल पोएम बेस्ड ऑन फादर सन रिलेशनशिप। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। सबसे पहले राइम स्कीम को पता लगाएंगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल येट हैव आई किल्ड। फर्स्ट लाइन में चाइल्ड ए, सेकंड में नाउ, थर्ड लाइन में नो यानी बी एंड बी, फोर्थ में बिल्ड, चाइल्ड एंड बिल्ड तो अगेन ए, हाउ, नाउ, नो, हाउ यानी बी, एंड लास्ट में किल्ड यानी अगेन ए। तो इसकी राइम स्कीम हुई ए बी बी ए बी ए। तो इस तरह से हमने राइम स्कीम को भी समझ लिया। फादर टू सन पोयम ये एक मोनोलॉग पोयम है, जहाँ पर कि फादर अपने बेटे से बात कर रहे हैं, लेकिन जो सन है ही इज़ नॉट प्रेजेंट देयर। वो एक डिस्टिंक्ट फिगर है, यानी वो कहीं और है, लेकिन वो ही इसमें बेटे को वो बात कर रहे हैं उससे, वो उसको कुछ कहना चाह रहे हैं।
आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। आई कौन है? फादर। वो कहते हैं कि मैं दिस चाइल्ड, देखिए ये जो बिटरनेस है, जनरेशन गैप है, ये दिस वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो बच्चा, वो जो बेटा है वो उनका है, तो वहाँ पर वो उसको माई चाइल्ड ना कहकर दिस चाइल्ड कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को समझ ही नहीं पाया, यानी मैं अपने बच्चे को कहने की बजाय इस बच्चे को नहीं समझ पाया। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। नाउ यानी अभी, यानी वो जो दोनों हैं फादर एंड सन, दोनों सेम हाउस में, एक घर में फॉर ईयर्स, कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन फादर एंड सन दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाए हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई सालों से, क्योंकि फादर और सन है तो वो तो बेटे के जन्म के पहले से ही उस घर में रह रहे होंगे और जन्म के बाद बेटे के साथ में रह रहे होंगे। आई नो नथिंग ऑफ हिम। आई अगेन फादर, वो क्या कहते हैं? मैं उसके बारे में, ये हिम कौन है? हिम सन है, बेटा, उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन दोनों के बीच में नॉन कम्युनिकेशन है, दोनों के बीच में कोई ऐसा इमोशनल बॉन्ड नहीं है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, एक दूसरे के प्रति फादर और सन जैसी फीलिंग नहीं है, नॉन कम्युनिकेशन का रिलेशनशिप है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप है। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ, तो वो कहते हैं कि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड, अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरे बेटे के साथ में सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप उसके साथ में मेरी हो। कैसी रिलेशनशिप? व्हेन ही वॉज अ लिटिल चाइल्ड, जब वो छोटा बच्चा था तो बोथ ऑफ अस वर इमोशनली अटैच्ड, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। ही वॉज वेन स्मॉल, ये उन्होंने बताया कि कब मैं कैसा रिलेशनशिप फिर से बिल्डअप करना चाहता हूँ, जब मेरा बेटा छोटा था और हम दोनों में जो इमोशनल बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सेकेंड स्टेंजा, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, सबसे पहले हम इसकी भी राइम स्कीम देख लेते हैं। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। राइम स्कीम वेयर, ए माइन साउंड डिफरेंट है, बी। थर्ड लाइन में साइन, तो माइन एंड साइन, बी एंड बी। फोर्थ लाइन में एयर, वेयर सेम साउंड है, अगेन ए। डिज़ाइन, माइन साइन डिज़ाइन, बी बी एंड बी। एंड लास्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टैंजा, शेयर, वेयर एयर शेयर, ए। तो इसकी भी राइम स्कीम हुई ए बी बी ए बी ए। येट हैव आई किल्ड, आई किसके लिए है? फादर के लिए। तो वो अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में फादर काफ़ी इमोशनल हैं, तो वो कहते हैं कि क्या मैंने किल्ड, अब किल्ड का मतलब होता है मारना, लेकिन यहाँ पर हम खोने से लेंगे। येट हैव आई किल्ड, वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, क्या मैंने खो दिया है? द सीड आई स्पेंट और सोन, उस सीड को, क्योंकि बेटे को जन्म देने वाले कौन हैं? पिता हैं। तो क्या मैंने जिस बेटे को जन्म दिया है, जिसमें मेरा ब्लड है, मेरा फ्लैश है, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी होप्स हैं, मेरी डिज़ायर है, क्या मैंने उसे खो दिया है? और सोन इट वेयर, या फिर मैंने उसको उस जगह पर
सोन यानी बोया, सोन का मतलब होता है आप किसी सीड को लगाएं, तो क्या मैंने उसकी परवरिश, यहाँ पर क्या है, उसकी परवरिश ऐसी जगह की जहाँ पर द लैंड इज हिज, जहाँ पर लैंड यानी ये ज़मीन, लेकिन इसका एक्सटेंडेड मीनिंग क्या है कि जहाँ पर उसकी अपनी मर्जी है, वो कैसे जीता है, उसका बेटा यानी फादर क्या कहते हैं कि मेरा बेटा, वो मेरा बेटा के बजाय क्या कहते हैं दिस चाइल्ड, जहाँ पर कि ये बच्चा, उसकी लैंड इज़ हिज, यानी जो उसकी सराउंडिंग्स हैं वो उसकी खुद की चॉइस है, उसकी अपनी लाइकिंग्स हैं, उसके अपनी डिसलाइक्स हैं, उसके अपने रूल्स हैं, उसके अपने जीवन जीने के तरीके हैं। एंड नन ऑफ माइन, उनमें मेरा कोई भी, मुझे ये ऐसा नहीं लगता है कि मेरा बेटा जिसमें कि मेरे जीन्स हैं, मेरा ब्लड है, हेरिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें वही सब कुछ होना चाहिए जो मुझ में है, लेकिन उसे देखकर मुझको ऐसा नहीं लगता है। आगे पोएट क्या कहती हैं, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। वी कौन कौन है, फादर एंड सन। तो वो कहते हैं कि हम दोनों स्ट्रेंजर की तरह बात करते हैं, यानी लगता ही नहीं है कि मैं फादर और वो सन है, ऐसा लगता है कि हम कहीं बाहर अचानक मिले हैं और आपस में बात कर रहे हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। जब हम लोग बात करते हैं तो हमारी बातों में कहीं भी अंडरस्टैंडिंग यानी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने का, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने का, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने का, उनके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करने का, यानी ये अंडरस्टैंडिंग इन द एयर यानी हमारे आसपास रहती ही नहीं है। दिस चाइल्ड, अगेन देखिए जो जनरेशन गैप है, जो बिटरनेस है, जो रिलेशनशिप की कड़वाहट है, वो इस दिस वर्ड से आती है कि फादर कहते हैं दिस चाइल्ड, ये बच्चा, इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, क्योंकि फादर, उस बच्चे के वो फादर हैं, तो नेचुरली जो बच्चा है उसमें भी उनके माई डिज़ाइन यानी मेरे जीन्स हैं, मेरी क्वालिटीज़ हैं। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन वो क्या लाइक करता है, उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, आई कैन नॉट शेयर, ये मुझे पता ही नहीं है, ये मैं जान ही नहीं पाया। कब, जैसे जैसे कि वो बड़ा होता जा रहा है, उसकी अपनी दुनिया हो गई है, उसके अपने लोग हो गए हैं, और हम दोनों के बीच में एक वास्ट जनरेशन गैप है, एक नॉन कम्युनिकेशन एरिया हम दोनों के बीच में बन गया है। स्टैंजा 2 में फादर का यही कहना है, ही हैज शेप्ड हिज सन्स लाइफ, उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया, उसकी परवरिश की। उनका बेटा भी, क्योंकि उसमें उसके फादर के जीन्स हैं, ब्लड हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं, और फादर को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन में कहते हैं, येट हैव आई किल्ड द सीड, क्या मैंने उस सीड को, क्या मैंने जो इमोशंस मेरे अंदर हैं वो मेरे बेटे में जाने पर और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, क्या मैंने उन इमोशंस को ख़त्म कर दिया, यानी वो अपनी परवरिश पर भी उनको डाउट होने लगता है। एंड नाउ थर्ड स्टैंजा, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव, सबसे पहले हम राइम स्कीम को समझ लेते हैं। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव, हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू। फर्स्ट लाइन में हैव यानी ए, टू बी, थर्ड लाइन में न्यू, यानी तीनों साउंड बिल्कुल अलग है, इसको हम सी साउंड मानेंगे। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव, हैव एंड मूव, तो फर्स्ट लाइन की साउंड रिपीट हो रही है। अगेन ए, हिज वर्ड, आई वुड फॉरगिव हिम टू, तो टू एंड टू, बी एंड बी। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, हैव
एंड लव। तो इसका जो राइम स्कीम हुई वो क्या हुई? ए बी सी, ए बी ए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा राइम स्कीम कैसे पता लगती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साइलेंस सराउंड्स अस। अस कौन कौन है? फादर एंड सन। लेकिन यहाँ पर फादर अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं कि हम दोनों के बीच में साइलेंस है, चुप्पी है, सन्नाटा है। हम लोग दोनों जो है लोनलीनेस है हमारे बीच में, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आई वुड हैव, आई फादर के लिए, हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है ऐसा बच्चा जो पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ बाहर जाता है, पैसा खर्च करता है और बाद में वापस आ जाता है। प्रोडिगल है ना स्पेंडिंग मनी फ्रीली, बिना किसी कंट्रोल के पैसा खर्च करना। तो हमको यहाँ पर पहली बार बच्चे की इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो कैसा है? प्रोडिगल है, यानी बहुत ही ज़्यादा उसने पैसा खर्च किया। एंड जो फादर हैं इज़ नॉट हैप्पी। तो हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू, वो ये चाहते हैं कि ठीक है पैसा खर्च किया, फ्रीली किया, हिज फादर्स हाउस, वो लौट के घर आ जाए। द होम ही न्यू, कौन से घर में? जिसको वो जानता था, जहाँ पर कि वो दोनों बचपन में बड़े प्रेम से रहते थे। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। और फादर यहाँ पर इमोशनल है, वो कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि वो मूव कर जाए, यानी वो जो कम्युनिकेशन गैप है इस गैप को और बड़ा करके और आगे बढ़ जाए। हिज वर्ल्ड, कहाँ पर? वो अपनी दुनिया में। आई वुड फॉरगिव हिम टू, वो कहते हैं कि मैं उसको फॉरगिव यानी माफ़ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, और जो भी मतलब जो फादर हैं ही इज़ रेडी टू फॉरगिव हिम, वो अपने बेटे को माफ़ करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडिगल है, वो उसने काफ़ी पैसा अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की मर्जी के खिलाफ जाकर खर्च किया है। और वो कहते हैं लेट गो ऑफ द सॉरो ही हैड इनसाइड, और जो भी उसके अंदर दुख है वो उसको बाहर निकाल दे। बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और ऐसा क्यों? क्योंकि यदि वो इस सॉरो को नहीं निकालेंगे तो फिर क्या होगा कि नई शुरुआत नहीं हो पाएगी। जो फादर और सन का बॉन्ड है वो उसमें अफेक्शन नहीं आ पाएगा, उसमें लव नहीं आ पाएगा। तो वो चाहते हैं कि वो फिर से अपने इस रिलेशन को नई शेप दें, जहाँ पर कि वो फादर उनके बेस्ट फ्रेंड बने, गुड एडवाइज़र बने, और ये जो रिलेशनशिप है वो कैसी रहे? फुल ऑफ लव एंड फेथ। लास्ट स्टेंजा। सबसे पहले राइम स्कीम। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव। ए ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, अलग अलग साउंड है। बी ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, लैंड एंड अंडरस्टैंड, अगेन बी। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, ग्रीफ साउंड चेंज हो गई। सी वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, लैंड अंडरस्टैंड एंड नाउ हैंड। बी लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, फर्स्ट लाइन में था लिव एंड नाउ फॉरगिव, साउंड रिपीट हो रही है। ए तो इसका जो राइम स्कीम या साउंड पैटर्न होगा ए बी बी सी बी ए। आप लोगों को राइम स्कीम जो समझना अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग इस स्टेंजा को समझते हैं। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ही स्पीक्स, यहाँ से शुरू करेंगे। ही कौन है? फर्स्ट टाइम इन द पोएम द सन स्पीक्स, जो बेटा है, जो पुत्र है, सन है वो, अब वो बोलता है। क्या बोलता है?
फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, कि हम दोनों को, फादर और सन, हम दोनों को रहना चाहिए कहाँ पर? सेम ग्लोब और सेम लैंड, यानी जहाँ मेरे फादर रहते हैं उसी ज़मीन पर मुझको रहना चाहिए, उसी शहर में मुझको रहना चाहिए, उसी ग्लोब यानी उसी कंट्री में मुझको रहना चाहिए। लेकिन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, सन यानी बेटा कहता है मेरे ये बात समझ में नहीं आती, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड क्या? माई सेल्फ, अपने आप को, माई सेल्फ यानी खुद को, यहाँ पे माई सेल्फ कौन है? सन। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि मेरे अंदर जो इतना एंगर है, ये जो इतना गुस्सा है, जो कहाँ से निकलता है? ग्रीफ यानी सैडनेस से निकलता है, दुख से निकलता है। जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैं क्या करता हूँ? आई बिकेम एंग्री, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। तो वो कहते हैं कि हम दोनों ही पुट आउट यानी हाथ आगे बढ़ाते, कौन दोनों? माई फादर एंड मी। लेकिन हमारे हाथ एम्प्टी हैं, खाली हैं। क्यों? क्योंकि इतना सब होने के बाद भी हम दोनों में वो जो फेथ है, जो वो कम्युनिकेशन गैप है, वो फेथ बढ़ता नहीं है, कम्युनिकेशन गैप कम नहीं होता है। और हम दोनों लॉन्ग यानी हमारे अंदर ये डिज़ायर है कि एक दूसरे को हम फॉरगिव करें, जिसको जिसमें जो कमी दिखी, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में बिटरनेस आई, उसको वो फॉरगिव करें। लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन है ही रियलाइजेस द सेम फ्रस्ट्रेशन इज बोथ साइड, कि जितना दुखी वो है उतने ही दुखी उसके फादर भी हैं, और दोनों ही बोथ ऑफ देम वांट टू फॉरगिव ईच अदर बट दे बोथ आर अनेबल टू फाइंड ए वे टू डू द सेम, कि पर वो कैसे करें, कैसे बात शुरू करें। बोथ ऑफ देम लैंड एन एम्पटी हैंड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो हाथ कैसा है? एम्पटी है। क्यों? क्योंकि वो जो एफर्ट लगा रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन गैप कम हो जाए, तो वो पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इमोशनल पोएम है फादर टू सन, ये हमने पढ़ी। थोड़ा सा इसका कंक्लूज़न एक बार और देख लेते हैं कि जो फादर टू सन है, ये एक एंग्विश्ड, एक दुखी फादर और उनका प्रोडिगल सन यानी ऐसा बेटा जो कि बहुत ज़्यादा जिसने खर्च किया, उन दोनों के कहना चाहिए रिवॉल्व्स अराउंड, उनके चारों ओर घूमती है। हु लिव्स इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स इज़ नॉट इन टच, दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन दोनों में कम्युनिकेशन गैप है। जो सन है हैज़ नाउ बिकम एन एडल्ट, वो बड़ा हो गया है और अपनी ही लाइफ में आगे बढ़ गया ना, अपनी लाइफ में वो बिजी है। लेकिन फादर लॉन्ग्स टू रिबिल्ड द बॉन्ड बिटवीन देम, लेकिन फादर को अब ऐसा लगता है कि जो बॉन्ड है, जो एक बिटरनेस आ गई है, एक कड़वाहट आ गई है, इसको दूर करके जो ये बॉन्ड है वो लव और अफेक्शन का होना चाहिए और वो उसको फिर से बनाना चाहते हैं, यानी रिलेशन को सुधारना चाहते हैं। फादर अपने सन को ये कन्वे करते हैं कि ही शुड फॉरगेट अबाउट द पास्ट, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको वो भूल जाए और उन दोनों के बीच में जो ब्रिज है उसमें एक ब्रिज बनाए, जो गैप है। दोनों ही ऐसा चाहते हैं, लेकिन उन दोनों के जो एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स पूरे नहीं हैं जिससे कि ये गैप फिल अप हो जाए और फिर से जो उनका बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिसमें कि लव हो, अफेक्शन हो और ऐसे इमोशनल बॉन्ड में फादर बेस्ट फ्रेंड बने, एक गुड एडवाइज़र बने। तो ये जो पोएम है एलिज़ाबेथ जेनिंग्स ने बहुत ही पर्सनल टच इसमें लिया है और एक ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि जो पुरानी पीढ़ी है, जनरेशन है और न्यू जनरेशन में इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनमें जनरेशन गैप है। तो स्टूडेंट्स,
आपको ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस पोयम को पढ़ने के बाद आप आराम से इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं और इसकी पोएटेस के नाम को भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपको नेम द पोयम एंड पोएट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए जय हिंद।